हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलो, हमने अभी पहला एक चैप्टर खत्म कर दिया है, डी और एफ ब्लॉक का। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है 12th क्लास का। चैप्टर नंबर 3 बात करेंगे वैद्युत रसायन की। वो बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है वैद्युत रसायन की। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं इसको। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, वैद्युत रसायन को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितनी भी सेल बनाई जाती है सारे इन्हीं के रूल्स और नियम के हिसाब से बनाई जाती है। समझ में आ गई बात। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी आप अपने जनरल लाइफ में सेल यूज करते हैं वो सारे सेल इनके रूल्स के, इनके नियम के ऊपर ही आधारित है, बेस है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। देखो, एक्चुअल में वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, तो बहुत ही आसान तरीका है। जब हम लोग वैद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम चेंज कर दे केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में, ये इसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। हम ये बोलते हैं या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वैद्युत ऊर्जा किस में बदल जाए, रासायनिक ऊर्जा में या केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी वापस किस में चेंज हो जाए, वैद्युत ऊर्जा में। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इनके जो रूल की बात करते हैं वही क्या होता है, वैद्युत रसायन। ठीक है, तो मैंने कहा ये परिवर्तन कर रहे हैं, यहां स्थानांतरण कर रहे हैं, यहां ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। यही मेरे लिए क्या होता है, एक सेल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सेल दो टाइप के हो गए। कौन कौन से, एक ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वैद्युत ऊर्जा को किसमें बदल दे, रासायनिक ऊर्जा में या केमिकल एनर्जी में, या एक ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल दे, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में या वैद्युत ऊर्जा में। समझ में आ गई बात सभी को। ठीक है, तो ध्यान रखना, वैद्युत रसायन होता है क्या है, जब हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, या केमिकल एनर्जी को, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, स्थानांतर, परिवर्तन या चेंजेस करते हैं आपस में, वही क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन। ठीक है, और वही मेरे लिए क्या है, सेल है। कितने टाइप के सेल हो गए, दो टाइप की। समझ में आ गया यहां तक सभी को। चलो हम आगे बढ़ते हैं, मिटा देता हूं मैं इसको, है ना। देखो, अब हम सेल के टाइप पढ़ेंगे। सेल, है ना, सिंपल सेल जानते हो सभी लोग। तो देखो, सेल दो टाइप के पढ़े जाते हैं। एक पढ़ा जाता है वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक। देखो जी, हम पढ़ रहे हैं बुक का ही। कुछ बच्चे होंगे जो बुक खोलेंगे, उनको पहले फ्रंट पेज पे ये सब चीजें नहीं मिलेगी, बीच में मिलेगी। कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा चैप्टर पर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर को आप वैसे पढ़ना, तो आप लोगों को बिल्कुल ये चैप्टर पूरा याद हो जाएगा। समझ में आई बात। बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ रहे हैं। बस ये है कि ये टॉपिक आपको बीच में मिलेगा, सेल का सबसे लास्ट में मिलेगा। मैं इसको पहले पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे जिस प्रोसेस से पढ़ाऊंगा आप बिल्कुल वैसे ही पढ़ना। ठीक है, और जिस दिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर अपनी बुक से पढ़ लेना, आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा। ठीक है जी। चलो, एक होता है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो देखो यहां पे दो टाइप के सेल की मैंने बात। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। देखो, वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो केमिकल एनर्जी होती है, देखो हमने दो टाइप की पढ़ ली, या तो केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसमें कन्वर्ट कर दो आप केमिकल में। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी। ध्यान, वैद्युत ऊर्जा को किसमें बदलोगे,
रासायनिक ऊर्जा में। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या हो जाएगा उल्टा, इसमें केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैद्युत ऊर्जा में किया जाता है। समझ में आ गई बात। तो दोनों का डिफरेंस याद रखना। वैद्युत अपघटनीय सेल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे, वैद्युत ऊर्जा को किसमें मतलब रासायनिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। गैल्वेनिक सेल पर क्या बोलोगे, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आ गई बात। या रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है, वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, ध्यान रखना इसके अंदर हम एक ही चैम्बर लेते हैं और उसी चैम्बर में हम दो इलेक्ट्रोड को डुबा देते हैं। देखो या तो दो इलेक्ट्रोड होंगे या एक ही इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, और जो सॉल्यूशन लेते हैं ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड को मैंने क्या कर दिया, डुबा दिया। ये सॉल्यूशन कैसा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। वैद्युत अपघटन विलयन होता है। ठीक है, कैसे क्या होता है मैं बता दूंगा अभी। इसमें ध्यान रखना, इस वाली में ये पहला पॉइंट इसका हो गया था, इसका दूसरा पॉइंट है, इसमें दो चैम्बर काम में लेते हैं हमेशा। ठीक है, और इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाए रहते हैं। और ठीक है, इसमें सॉल्यूशन भी क्या होते हैं, अलग अलग। समझ में आ गई बात। और इसको एक गैल्वेनोमीटर के द्वारा, एक गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इन दोनों सेलों में डिफरेंस याद रखना। इसको वोल्टियल सेल भी कहते हैं, इसको वोल्टियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये दो चीजें याद रखना। पहले बात की हमने वैद्युत अपघटनीय सेल की और दूसरी हमने क्या बात की, गैल्वेनिक सेल की। इस सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें कैसा सॉल्यूशन काम में लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन काम में लेते हैं, वैद्युत अपघटित सॉल्यूशन काम में लेते हैं, विलयन काम में लेते हैं। क्या है मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, ये इसमें कितने कंपार्टमेंट काम में लेते हैं, दो। इसमें दो पात्र काम में लेते हैं। इसमें कितने पात्र काम में लेते हैं, एक। इसमें एक कंपार्टमेंट और इसमें दो कंपार्टमेंट यूज होते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज सेल इसको कहते हैं। समझ में आ गई यहां तक बात। चलो उतारो फटाफट। हो गया यहां तक। चलो अब मैं हटा देता हूं। सबसे पहले मैं गैल्वेनिक सेल की बात करता हूं, फिर मैं बात करूंगा वैद्युत अपघटनीय सेल की। ध्यान से समझना इस सेल को, है ना। हटा रहा हूं इसको। देखो, आगे पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए। एक होता है ऑक्सीकरण और एक होता है अपचयन। ठीक है, देखो पहला पॉइंट सभी लोग जानते हो भैया, ऑक्सीकरण क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए। ऑक्सीजन का जुड़ना बोल दो, ऐसे लिख देते हैं। चलो, ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, यहां एडिंग ऑफ ऑक्सीजन कर देता हूं मैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जानते हो इतना तो, देखो जरूरत पड़ेगी इसलिए। अगला क्या है, और ऑक्सीडेशन, इसको मैं क्या बोलता हूं, ऑक्सीडेशन। और ये क्या होता है, रिडक्शन। समझ में आ गई बात। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल भी दे तो भी क्या होता है,
ऑक्सीडेशन होता है। समझ में आ गई बात। अभी इन सबका यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा लिख लो फटाफट। पहला पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन का निकलना, मैं लिख देता हूं, आप लोग लिख लेना फटाफट, निकलना। इसका बिल्कुल उल्टा कर दो, इंग्लिश वाले बिल्कुल उल्टा कर देना इसका, हाइड्रोजन का जुड़ना। तीसरा क्या कर दोगे, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, एड ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिमूवल ऑफ, सॉरी, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। और क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए यहां तक? चलो उतारो फटाफट, नोट करो। तो ये छोटा सा टॉपिक है जो आपको आना चाहिए था, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। मिटा दे, मैं हटा देता हूं। अब हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल। चलो जी, पहली बात हम करेंगे गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल, ठीक है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पहली बात करते हैं, पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो पहला पॉइंट आप सब जानते हो, ये सेल क्या काम करता है, बताओ मुझे। ये आपके लिए करता है, ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यहां तक बात समझ में आ गई। देखो दूसरी बात करते हैं बी, सेल की फोटो डायग्राम बोल रहा हूं, फोटो डायग्राम लिख देना, चित्र लिख देना, ठीक है। फोटो डायग्राम, ठीक है। तो कैसा सेल होता है, देखो समझो ध्यान से इस सेल को। देखो इसमें क्या होता है, दो कंपार्टमेंट काम में लेते हैं, एक कंपार्टमेंट और ये दूसरा कंपार्टमेंट। समझ में आ गई बात। इसमें क्या करते हैं, हम एक एक इलेक्ट्रोड डुबा देते हैं, ठीक है। ले लिया, और इसको मैं एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देता हूं। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है यहाँ पे, भाई आप खुद कह रहे हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, पता कैसे चलेगा, गैल्वेनोमीटर घूमेगा तो पता चल जाएगा। समझ में आ गई। ये जो रोड ले रखी है मैंने, ये ले रखी है ये वाली जिंक की, और ये वाली मैंने ले रखी है कॉपर की। समझ में आ गई बात। ध्यान रखना जो सॉल्यूशन भरा हुआ है अंदर, वो भरा हुआ है ZnSO4 का, और यहां जो ये सॉल्यूशन भरा हुआ है CuSO4 कॉपर सल्फेट। समझ में आ गई बात। इन दोनों चैम्बर को मैंने एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया है। अभी सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सेतु लवण क्या होता है, बता दूंगा, ठीक है। तो इसको मैंने जोड़ा है सेतु लवण से, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सॉल्ट ब्रिज बना होता है KCl, KNO3, NH4Cl, ठीक है, या फिर और हो सकता है NH4NO3। इनसे सॉल्ट ब्रिज मिलके बनता है। ये काम क्या करता है मैं लिखवा दूंगा, अभी जान लेना। ये दोनों सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देता, केवल अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकालता है। समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखना इस चीज को। देखो अब यहाँ पे मुझे डिसाइड करना है कि एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा, प्लस कौन होगा और माइनस कौन होगा, कहाँ ऑक्सीडेशन होगा कहाँ रिडक्शन। तो ट्रिक आपको याद रखनी है, ट्रिक याद रखनी है आपको, एनोड, ठीक है। देखो ए का मतलब यहां पर होता है एनोड, एल का मतलब होता है यहाँ पे लेफ्ट, ओ का मतलब यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, और एन का मतलब होता है यहाँ पे नेगेटिव। अब आप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हो आराम से, बताओ
ये जो है ये वाला देखो, ये लेफ्ट साइड है मेरा, ये क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। ये जो है ये वाला, ये हिस्सा कौन सा है, एनोड का है, दिख रहा है आराम से। ये हिस्सा कौन सा है, कैथोड का है। तो एनोड कैथोड इलेक्ट्रॉन सीख के तो आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए। तो कहाँ तो एनोड और कहाँ कैथोड है, समझ में आ गई बात सभी को। चलो जी ठीक है, देखो अब मैं बात कर लेता हूं सेल रिएक्शन की। ये सबको समझ में आ गया। दो कंपार्टमेंट में, एक में जिंक की रोड है, दूसरे में कॉपर की। इसमें क्या बना है, ZnSO4, इसमें क्या बना है, कॉपर सल्फेट। दोनों किससे जुड़ जाते हैं, सेतु लवण या सॉल्ट बेस। किसका बना होता है, KCl, KNO3, NH4Cl और NH4Na3। ये क्या करता है, इस सेल के परिपथ को, इस सेल को पूरा करता है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन पाने देता है, सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देता, मैं लिखवा दूंगा अभी, ठीक है। ये क्या है एनोड, ये क्या है कैथोड। चलो अब बात करते हैं सेल रिएक्शन, समझना ध्यान से। एक बार मैं इसको एलोन को यहां लिख देता हूं, ठीक है, ताकि मुझे जगह मिल जाएगी थोड़ी। एलोन, इस ट्रिक को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। एनोड लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब समझते हो ना, ऑक्सीकरण, और ये क्या है नेगेटिव, ठीक है। देखो सेल रिएक्शन की बात करते हो, सेल रिएक्शन, सेल में अभिक्रिया क्या क्या होती है। तो देखो यहाँ पर है क्या, देखा यहाँ जाए तो देखो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किसमें है, Zn2+ में है और SO4 2- में। ये कहाँ पर है, ये यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो किसमें है, कॉपर 2+ में है और SO4 2- में है, ठीक है। सॉल्यूशन है इसके अंदर, समझ में आ रही है यहाँ तक बात, ठीक है। सेल रिएक्शन सबसे पहले रिएक्शन कहाँ करवाएंगे हम, एनोड पे रिएक्शन करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं, एनोड। ये पार्ट कौन सा है, एनोड। ये पार्ट कौन सा है, कैथोड, ठीक है। अब देखो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है। अब ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है भाई, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन निकल जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए। अब तुम खुद देखो यहाँ पे दो चीज है, देखो SO4 2- दोनों में सेम होता है, तो SO4 2- यहाँ पर रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं होता है। क्यों हम बात करेंगे जिंक और Zn+2, तो बताओ इस कंपार्टमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर क्या क्या है, जिंक और Zn2+ है। इस कंपार्टमेंट बताओ क्या क्या है, कॉपर और कॉपर 2+। समझ में आएगा, SO4 2- की हेल्प नहीं लेते। अब मुझे क्या करवाना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेंगे, या तो जिंक में से या Zn2+ में से। अब इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बताओ इलेक्ट्रॉन किसके पास है, देखो ऑब्वियसली जिंक के पास है, क्योंकि जिंक 2+ में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्या है, निकले हुए हैं। तो यहां पर क्या होता है, जिंक इलेक्ट्रॉन निकालता है। कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी नेचर होती, प्रवृत्ति होती 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की। तो एनोड पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, बोले तो ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आ गई सभी को बात। तो ये तो पहली रिएक्शन करवाई मैंने, है ना। चलो इसको मैं थोड़ा रेड से कर लेता हूं ताकि आपको दिख जाए। देखो अच्छे से पढ़ना, बहुत ही आसान से। दूसरा देखो, अब कराएंगे कैथोड पे रिएक्शन। कैथोड पे अब मुझे बात है, इससे कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन सॉल्ट बेस से आएंगे, ठीक है, और यहां जाएंगे। अब एक बात बताओ, यहां पर क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या होता है, इसका उल्टा रिडक्शन हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला। अब तुम बताओ इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, जिसके पास होंगे, जिसके पास नहीं होंगे। तो जिसके पास नहीं होंगे तो कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कॉपर 2+ क्या करता है, जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए है ना, उनको ले लेता है और किसमें काउंट जाता है, कॉपर में, ठीक है। तो टोटल रिएक्शन क्या होगी, टोटल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो बताओ क्या हो गई। यहाँ पे ऊपर कौन था, Zn से Zn2+ बना और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। यहां क्या हुआ, कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और बताओ किसमें काउंट हो गया, कॉपर में। तो देखो टोटल रिएक्शन बताओ क्या बन गई, बहुत सिंपल है। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कटे जाएंगे। तो बताओ यहां क्या बच गया, जिंक, ब्लैक से देता हूं, क्या बच गया, जिंक प्लस कॉपर 2+, यहां क्या बन जाएगा, Zn2+ और कॉपर। समझ, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, टोटल रिएक्शन। सबको समझ में आ गई यहाँ पर, सबको। देखो यहाँ पर एक चीज और मैं सिखा देता हूं, है ना।
आपको शॉर्ट में सेल रिएक्शन लिखना सिखाता हूँ कि मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, आपने उतार लिया होगा। देखो मैं सेल रिएक्शन की बात कर लेता हूँ, है ना, शॉर्ट में सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है तुम खुद मुझे बताओ। देखो जब भी ऐसे सेल की बात करोगे ना तो सेल रिएक्शन करने का तरीका है, क्या तरीका है, मेटल आयन, आयन मेटल। देखो क्या मतलब हुआ, देखो सबसे पहले मेटल की जिंक, देखो जिंक मेटल किसमें कन्वर्ट हुई, आयन। तो सबसे पहले जिंक किसमें कन्वर्ट हुई, Zn2+। बीच में क्या गया, सॉल्ट ब्रिज को, सॉल्ट ब्रिज को ऐसे डबल लाइन से दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सिंगल लाइन मतलब ये तो मेटल और ये क्या है, आयन, इसलिए इसको सिंगल लाइन से और इसको दिखाने के लिए डबल लाइन देते हैं। समझ में आ गई बात। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या हुआ, मेटल किस में कन्वर्ट हुआ, आयन में, मेटल किस में कन्वर्ट हुआ, आयन में। तो देखो आयन वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयन किस में कन्वर्ट हुआ। ये आप चीज को ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछी गई है बोर्ड में। तो क्या है, मेटल आयन, आयन मेटल, याद रहेगा क्या है, बोलो, मेटल आयन, आयन मेटल। यहां तक सबको बात समझ में आ गई है अच्छे से। अब देखो यहाँ कुछ बात करते हैं। तुम मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, तुम देख रहे हो इलेक्ट्रॉन, यहां इसने इलेक्ट्रॉन दिए, देखो एनोड पे इलेक्ट्रॉन दिए और कैथोड इलेक्ट्रॉन ले लिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होता है, एनोड टू कैथोड। लिख लोगे, ये क्या है एनोड और ये क्या है कैथोड। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का कहां से कहां, एनोड टू कैथोड। और ध्यान रखना जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके विपरीत, उसके अपोजिट ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिकल धारा प्रवाहित होती है। समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखना, बोलते वैद्युत धारा किधर से किधर प्रवाहित होती है, तो क्या बोलोगे आप लोग, कैथोड से एनोड, उसके अपोजिट साइड में। याद रहेगा सबको ये चीज, ठीक है, समझ गए। देखो वापस समझा देता हूं। सबसे पहले क्या पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को क्या बोलते हैं, वोल्टियल सेल। समझ में आ गई बात। इसमें क्या होता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ये बात कौन बताता है अपने को, गैल्वेनोमीटर बताता है। तो हमने एक सेल का फोटो बना लिया, इसमें दो कंपार्टमेंट ले लिए, एक इलेक्ट्रोड जिंक का था, दूसरा कॉपर का था। सॉल्यूशन किसका था, ZnSO4 का और कॉपर सल्फेट का। समझ में आ गई बात। दोनों कंपार्टमेंट को किससे जोड़ा अपन ने, सेतु लवण या सॉल्ट ब्रिज से। ठीक है, अगला बात क्या कि मुझे एनोड और कैथोड का पता करना, तो मैं ट्रिक याद रखूंगा एलोन, और ये ट्रिक और इसी में काम करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मत लगाना, उसमें बता दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ए का मतलब एनोड, एल का लेफ्ट, ओ का ऑक्सीडेशन और एन का नेगेटिव। ओ का ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। चाहे कोई सा भी सेल ले लो, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, केवल साइन चेंज होते हैं दूसरे सेलों में बस। ठीक है, तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, यहाँ पे तो सल्फेट, तो दोनों में कॉमन है, तो सल्फेट की बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे, जिंक की या Zn2+ की। तो जिंक के पास इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। कैथोड पे कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। टोटल रिएक्शन क्या होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन कट के जिंक प्लस कॉपर, 2+ जिंक 2+ और कॉपर। समझ में आ गई बात। यहां बताओ क्या होने वाला है। अब मुझे सेल का फोटो लिखना है, तो सेल को देखो, सेल कैसे काम कर रहा था, सिंपल है। सबसे पहले मेटल, जिंक किसमें कन्वर्ट हुआ, Zn2+ में, जिंक Zn, मेटल आयन, वापस से क्या हुआ, आयन मेटल, फिर कॉपर 2+ किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। तो ये क्या है, मेटल आयन, आयन मेटल, Zn2+, कॉपर 2+ और कॉपर। समझ में आ गई बात। देख लो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो आप सेल से भी समझ सकते हो। समझ में आगे बात, पूरा अच्छे से चलेगा, पूरा देख लो। देखो मैंने चार्ट लिख दिया होगा, हो गया। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का स्थान, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होता है, एनोड से कैथोड। तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से कहां आएगी, कैथोड से एनोड। ठीक है, वैद्युत धारा कहां से कहां आएगी, कैथोड से एनोड। अब देखो यहाँ सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, मैं उसे वो समझा देता हूँ। मिटा दूं, मैं इधर वाला साफ कर देता हूँ। देखो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज,
लवण सेतु के कार्य। समझ में आ गई बात। देखो लवण सेतु का पहला काम क्या है, सबसे फर्स्ट काम होता है, देखो अगर ये नहीं होता, मान लो इसको मैं बाहर निकाल लूं, तो बताओ क्या सर्किट कंप्लीट होता है? क्या नहीं होता, परिपथ कंप्लीट ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर तुम इसको निकाल देते तो इसमें से सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देता, केवल इलेक्ट्रॉन को आने देता है। तो ध्यान रखना, लवण सेतु कार्य क्या है? सर्किट परिपथ को पूर्ण करता है, कंप्लीट ऑफ सर्किट, पहला, ठीक है। दूसरा, सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देता, विलयन को मिश्रित नहीं होने देता, इनसा लिख रहे हैं ना, ठीक है। सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देता। तीसरा, ओनली फॉर किसका ट्रांसफर करता है? देखो ये वन कंपार्टमेंट से, एक पात्र से दूसरे पात्र में, सेकेंड पात्र में, वन कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में क्या जाने देता है? केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। किसका ट्रांसफर करता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना, ये एक यू टाइप की नली होती है, यू प्रकार की नली होती है, यू टाइप की ट्यूब होती है। समझ में आ गई बात। और ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है KCl की, इसमें KNO3 इत्यादि सब भरे होते हैं, KCl, KNO3, NH4Cl और NH4NO3 भरा होता है। समझ में आ गई बात। तो ये इस सॉल्ट ब्रिज का काम होता है, ठीक है। मैं बाकी नोट्स देखो, आप तो लिख तो रहे हो साथ के साथ, है ना। इस चैप्टर में एक स्पेशल बात ये है कि इसमें ज्यादा नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ज्यादा थ्योरी नहीं है ना। बिल्कुल ऐसी सारी रिएक्शंस इसको ऐसे समझना है। और जहां नोट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे ये आ गया, इसके बाद नोट्स देना है तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, क्योंकि आप भी जानते हो ऑनलाइन क्लासेस में इतना नोट्स दिखाना पॉसिबल नहीं होता। या फिर मैं काम कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ और आप लिख सकते हो, लेकिन देखो मुझे दोनों मीडियम में पढ़ाना पड़ता है। तो जैसे वीडियो का एंड होता है ना, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF दे दूंगा। तो हर बार आप एक काम करेंगे, जब भी वीडियो खत्म हो ना, अभी वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना उसमें कोई नोट्स है या नहीं। जैसे अगर आपको नोट्स मिल जाए तो ठीक है, और आप जो भी पढ़ते हो ना, आप सीधा फेयर कॉपी लेके मत पढ़ा करो, आप पहले रफ कॉपी में पढ़ा करो। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो, आई थिंक आपको ये चीज पूरी समझ में आ गई होगी। तो इसके लिए केवल आपको ट्रिक को याद रखना है कि एनोड और कैथोड की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो मैं इसको साफ कर दूं, चलो मैं इसको हटा रहा हूं। चलो, सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से। देखो, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ पार्ट स्टार्ट कर दूंगा। जैसे भाई एक दिन क्या होगा, मैं नेम रिएक्शन आपको दे दूंगा, एक दिन मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझा दूंगा। तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाएगी। तो जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जैसे मैं कोई 2 घंटे का वीडियो को 3 घंटे का वीडियो डालूंगा, या कभी 1 घंटे का, तो कम से कम 1 घंटे का वीडियो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा ही होगा। तो आपको करना है क्या, उसको बिल्कुल फेयर कॉपी, अलग से कॉपी में नोट करना है। अब कुछ बच्चे होंगे, सर हमें तो शुरुआत से पढ़ाओ, हमें तो आती ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, जितना मैं पढ़ाऊँ ना, बस मेरे साथ पढ़ते रहना, सब कुछ एक एक वर्ड समझ में आएगा। समझ में आ गई बात। लेकिन शर्त यही है कि आप लोग नोट्स बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं नोट्स को चेक करूंगा, है ना। मुझे जिसका नहीं मिला ना, है, तुम्हारे घर पे आऊंगा मैं देखने के लिए, ध्यान रखना इस बात को। चलो कोई बात नहीं, पर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा, या तो आज या कल से मैं 1-1 घंटे वीडियो डालूंगा, बिल्कुल सेपरेट वीडियो रहेगा। ये जो चैप्टर चल रहे हैं, चैप्टर तो रेगुलर चलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप मेरे हिसाब से पढ़ना, क्योंकि बच्चों के जो नंबर कम आते हैं ना, वो केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही कम आते हैं। बाकी उनके कभी कोई नंबर कम नहीं आते हैं, ना तो फिजिकल केमिस्ट्री कम आएंगे, ना इनऑर्गेनिक में कम आएंगे। कम आते हैं तो ऑर्गेनिक में आते हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं आपको जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी चीज पढ़ाऊं तो आप करते रहिए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, है, मेहनत कर रहा हूँ। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगला जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में, ठीक है। चलो।